प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे और इसी के साथ आपका ये पेपर पूर्ण रूप से सोल्व हो जाएगा। आप इस पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को बार बार सोल्व कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को पहले ही सोल्व किया है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन दिया है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या होता है, अंकों की संख्या में जब हम 731 को 625 से भाग करते हैं तो 1.1696 आता है। तो इसके दो भाग हैं, एक तो दशमलव के बाद का भाग होता है और एक दशमलव से पहले का भाग होता है। जो दशमलव से पहले का भाग होता है वो होता है पूर्ण अंक, यानी ये पूर्ण अंक होते हैं, और जो दशमलव के बाद का भाग होता है उसको कहते हैं दशमलवांश। ठीक, तो उसने अंकों की संख्या पूछी है, तो अंकों की जो संख्या होगी वो दशमलव से पहले जितने अंक हैं उतनी ही होगी। दशमलव से पहले अंकों की संख्या है 1, इसलिए अंकों की संख्या 1 होगी। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर अंकों की संख्या 2 होती, मान लीजिए 11 होती, तो आंसर हो जाता 2। मान लीजिए 111 होती तो अंकों की संख्या आ जाती 3। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है बिंदुओं x, y और -x, y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दो बिंदु दिए गए हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, सॉल्यूशन लिखा और एक बिंदु A लिखा है, एक बिंदु B लिखा है। A बिंदु हो गया हमारा x और y, और जो B बिंदु हो गया वह हो गया -x, -y। अब हमने बिंदु जो A है उसको मैंने x1 और y1 माना है, बिंदु B जो है उसको x2, y2 माना है। अब हमने A B के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है बेटा, और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो मैंने इसको क्या किया, अंडरलाइन कर दिया है। ये सूत्र है। अब हमने क्या काम किया, x2 की वैल्यू रखी, x2 की वैल्यू होगी -x, फिर माइनस एज इट इज़ x1 की वैल्यू रखी है, x1 की वैल्यू हो गई x। ठीक, इसी प्रकार प्लस करके y2 की वैल्यू रखी है, y2 की वैल्यू हो गई -y और माइनस सूत्र में है, और y1 की वैल्यू हो गई y। तो सबसे पहले हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया है। इसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। देखो ये है माइनस का x, ये भी माइनस का x, तो दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो दोनों संख्याएं समान चिन्ह की है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अगर दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हों तो वे दोनों संख्या जुड़ जाती हैं और वही साइन आता है। तो x को x में जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इसी प्रकार y को y में जोड़ेंगे तो 2y आ जाएगा और माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बच गया माइनस का 2x और ये बचा है माइनस का 2y। अब देखो यहाँ पर -2 और x तीन टर्म्स हैं, तीनों में का स्क्वायर करना है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। माइनस के स्क्वायर का मतलब होता है ऐसे, माइनस गुना माइनस, तो माइनस के माइनस में गुना करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस। तो ये आ जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर होगा 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखते हैं कि दोनों में से कुछ, दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो अब आप देखो यहाँ पर है प्लस, ये भी है प्लस, ये है 4, ये भी 4 है, तो दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। जैसे मैं यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस बचेगा, और वहाँ यहाँ से भी मैंने 4 कॉमन ले लिया है तो y स्क्वायर बचा है। ठीक, अब 4 का अंडर रूट होता है 2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई अंडर रूट नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर लिख दिया है। तो हमारे पास जो दो बिंदु हैं, जो दिए गए दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी आ गई है 2√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बीच की दूरी का सूत्र होता है मात्रक। तो ये ऑप्शन, ये जो आंसर आया है वो हमारा ऑप्शन सी में है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी।
हमारे पास में कुछ संख्या दे रखी है 0, 1, 2, 4, इनमें से हमें अभाज्य संख्या छांटनी है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की परिभाषा को देखते हैं कि अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा होती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो देखो, वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात केवल इसमें वही संख्या आएंगी जो एक से विभाजित होगी और जो स्वयं से विभाजित होगी। इनके अलावा किसी और भी संख्या से वो विभाजित नहीं होगी। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, हमारे पास में एक संख्या है 4, तो 4 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 4 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो 1 हो गया और स्वयं हो गया। इनके अलावा भी एक संख्या 2 से हम विभाजित कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या हमारे पास में होंगी प्यारे बच्चों 2, 3, 5, 7, 11 और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हमें चेक करना है कि इन संख्याओं में से ऊपर दी गई संख्या कौन सी है। देखो, सबसे पहले है 0, 0 इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद में है 1, 1 भी इसमें नहीं है तो ये आंसर में नहीं होगा। उसके बाद में है 2, 2 दिया गया है, तो हमारे पास में सी ही ऑप्शन है जो अभाज्य संख्या है, जबकि 4 तो भाज्य संख्या है। 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी विभाजित हो रही है। तो 0, 1, 4 में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब के सब धनात्मक पूर्णांक होता है। प्रत्येक के लिए धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। यानी हमें जो आंसर दे रखे हैं हमें इनमें q की वैल्यू डालनी है, और q की वैल्यू डालने के बाद में हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो भी सभी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी उनमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं q -1। हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब के सब धनात्मक पूर्णांक है। अब हम बारी बारी से इन्हें ऑप्शन ए, बी, सी और डी में रख करके देखते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन ए में q बराबर 1 डाला तो 0 आ गया, 2 डाल लूँगा तो 1 आ जाएगा, 3 डाल लूँगा 2, 4 डाल लूँगा 3, 5 डाल लूँगा 4, 6 डाल लूँगा 5। तो हमारे पास में ये संख्याएं आने लगी। अब इस संख्याओं को ज़रा ध्यान से देखिएगा, यह है 0, 0 हमारा किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं आता है। 0 हमारा साइन लेस पूर्णांक में आता है, तो इसलिए इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, हमने q बराबर 1 डाला, तो q बराबर 1 डाल लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें सभी के सभी पूर्णांक आ रहे हैं। ठीक, अब हमने सी में डाला, सी में डाल लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्याएं आ रही हैं। देखो 2 के बाद सीधा 4 है, 4 के बाद सीधा 6 है, 6 के बाद सीधा 8, 8 के बाद सीधा 10 है। इनके बीच की जो संख्याएं हैं, जो पूर्णांक हैं, वे इसमें गायब हैं तो ये भी पूर्णांक ही, लेकिन ये सभी पूर्णांक नहीं है। केवल कैसी संख्याएं हैं? सम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसमें ये वाला आंसर में सभी पूर्णांक नहीं आए हैं, इसलिए ये वाला आंसर भी कैंसिल हो जाएगा। और अगला है आपके पास में 2q + 1। 2q + 1 में अगर q की वैल्यू 1, 2, 3 डालें तो आंसर 3, 5, 7, 9 इस तरह से आएगा, और ये विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। विषम धनात्मक पूर्णांक के बीच के भी बहुत सारे पूर्णांक इसमें से गायब होते हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका जो मोस्ट आंसर होगा वो होगा बी, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी पूर्णांक हैं वे सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। यदि साइन a + b का मान √3/2 है और कोस a - b का मान √3/2 हो तो a व b के मान ज्ञात करो। तो हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले हम चलते हैं सवाल को कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। साइन a + b का मान है √3/2, और साइन में जो √3/2 होता है वो साइन 60 का मान होता है।
तो मैंने √3/2 का मान डाल दिया sin 60। अब दोनों तरफ जो है ना मैंने तुलना कर दी, कोण की तुलना कर दी। यहाँ कोण है a+b और यहाँ कोण है 60। तो मैंने दोनों तरफ कोणों की तुलना की है, तो a+b का मान आया 60। ठीक, अब इसी प्रकार cos a - b का भी मान √3/2 होता है। तो cos में √3/2 होता है cos 30 का मान, तो मैंने √3/2 की जगह cos 30 लिख दिया और दोनों तरफ कोणों की तुलना कर दी। यहाँ कोण हो गया a - b और यहाँ कोण हो गया 30, तो a - b बराबर हो गया 30। ये समीकरण फर्स्ट होगी, ये समीकरण सेकंड होगी। और समीकरण 1 व 2 को हल किया हमने। अब देखो यहाँ लिखा मैंने a+b बराबर 60 और यहाँ लिखा मैंने a - b बराबर 60। अब देखो b जो है उसका जो गुणांक है दोनों में बराबर है और उनकी जो गुणांक हैं उनके साइन अलग अलग हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो आपस में दोनों कट जाएंगे जोड़ने पर। यहाँ a और a 2a बचेगा, यहाँ 60 और 30 90 बचेगा। तो 2a बराबर 90, a बराबर 45। तो a का मान तो आ गया 45। a का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा है। 1 में रखेंगे तो 1 है a+b बराबर 60। a का मान मैंने पुट कर दिया 45 प्लस b बराबर 60। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई है 15। तो a का मान तो हमारे पास में आ गया 45 और b का मान आ गया 15। अब ऑप्शन में देखते हैं। पहले उसने a का मान पूछा है, तो हमें वो ऑप्शन छांटना है जिसमें a का मान पहले दिया गया होगा और b का मान बाद में दिया गया होगा। तो a का मान तो है हमारा 45, तो 45 दिया गया है पहले वाले में, और b का मान है 15, 15 दिया गया है यहाँ पर दूसरे वाले पहले ऑप्शन में दूसरा पॉइंट दे रखा 15। तो इसका आंसर होगा ए। अब जरा ऑप्शन नंबर बी पर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा 15 और 45, यानी यहाँ जो वैल्यू तो वही है लेकिन जो ए दे रखा है वो दे रखा है 15। जो पहले लिखा है वही पहले आंसर में आना चाहिए। पहले ए लिखा है तो पहले हमें ए का ही आंसर लिखना पड़ेगा। अगर हम बी को ऑप्शन को सही मानते हैं तो यहाँ ए का आंसर हो गया 15 जो गलत है, जबकि ए का आंसर है हमारा 45। तो ध्यान रहे, कन्फ्यूजन से दूर रहना, ठीक है। जो पहले दिया गया होगा उसी का आंसर पहले रखा जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में दे रखा 1 - tan² 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो इसका आंसर हमें बताना है कौन सा होगा। अब देखो एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र होता है cos 2θ बराबर 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। ये एक सूत्र होता है। इस सूत्र में मैंने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल दी। तो यहाँ डाले मैंने cos 2 × 30 डिग्री बराबर 1 - tan² 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो हम जो का तो रखेंगे। यहाँ हो जाएगा cos 30, 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो 1 - tan² 30 अपॉन 1 + tan² 30 का मान हो गया 1/2। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 1/2 कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन है हमारे पास में बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यदि समीकरण का एक मूल, समीकरण दे रखी है x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कहा है कि समीकरण दे रखी है x² - 4x + k बराबर 0। अब ये समीकरण है 2 घात की, तो 2 घात के समीकरण के 2 ही मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 डंडे खींच दिए, एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया। अब उसने एक मूल का तो मान दे दिया 6, दूसरे मूल का हमें पता नहीं, तो इसलिए दूसरे मूल के आगे मैंने इस तरह का निशान लगा दिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अगर ये मूल इस समीकरण का है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण में हम x की जगह 6 रख देंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तभी ये संतुष्ट करेगा, ठीक। तो x की जगह 6 रखा तो यहाँ 6² आ गया, माइनस का 4 × 6 प्लस k बराबर 0। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस 6 चौक 24 प्लस k बराबर 0। अब 36 में से 24 घटाएंगे आ जाएगा 12। तो 12 प्लस k बराबर 0, तो k का मान आ गया है मेरे पास -12। तो ऑप्शन में ए जो है उसका आंसर रखा -12, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
8 में दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो एकदम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। माना पहली संख्या x है, हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो पहली संख्या है उसकी 2 गुनी है, यानी 2 की गुना करके हमारे पास में दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो x में मैंने 2 से गुना करूँगा तो 2x आ जाएगी। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या रहा है कि ये जो दो संख्याएं आई हैं इन दोनों संख्याओं का योगफल, अर्थात अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो उत्तर 24 आएगा। तो मैंने इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, x + 2x = 24। अब हम देखो ध्यान से सुनो, ये संख्या भी प्लस की है, ये संख्या भी प्लस की है, तो दोनों समान चिन्ह की है, तो दोनों समान चिन्ह में जुड़ जाएंगी और वही साइन आ जाएगा। तो x में 2x जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा और प्लस का ही साइन आएगा, और प्लस का साइन चाहे आप लिखें या ना लिखें। तो इसलिए मैंने 3x = 24 आया है और x का मान हमारे पास में 24/3 = 8 आ गया है। तो पहली संख्या हमारी 8 आ गई है और दूसरी संख्या हमारी 16 आ गई है। अब देखो ध्यान से सुनो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 9 18 दे रखा है, 16 8 दे रखा है, 12 6 दे रखा है और 14 7 दे रखा है, यानी केवल एक ही ऑप्शन है जो इसमें मैच करता है, वह है 16 और 8। अब देखो यहाँ पर 16 यानी दूसरी संख्या पहले दे रखी है और 8 पहली संख्या बाद में दे रखी है, और ऑप्शन में और कोई भी संख्या इस तरीके से नहीं दे रखी है कि जिसमें यही 2 अंक आए, तो इसलिए वो आंसर और कोई आंसर नहीं होगा, 16,8 ही आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास में एक तो त्रिभुज ये है, इसका इसको मान लिया मैंने त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज है हमारे पास में दूसरा, इसको मान लिया मैंने PQR, और हमने ये त्रिभुज इस तरीके से लिए थे कि कोण A कोण P के बराबर हो गया, कोण B कोण Q के बराबर हो गया और कोण C कोण R के बराबर हो गया। ठीक, तो इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप हो गया। तो अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसलिए मैंने भुजाओं में समान अनुपात ले लिया है। समान अनुपात कैसे लिया, यहाँ लिया मैंने AB, तो यहाँ लिया मैंने PQ, तो AB/PQ, यहाँ लिया मैंने BC और इसका लिया मैंने QR, तो BC/QR, और यहाँ पर लिया है AC और यहाँ लिया है PR, तो AC/PR। यानी जो रूल मैंने इसमें लिया है भुजाओं का, वही रूल मैंने इसमें लिया है। आप जो नियम इसमें लगाएंगे वही नियम इसमें लगाएंगे। अगर आपने नियम आपस में बदल दे तो भुजाएं समानुपाती नहीं होंगी। ठीक है, अब देखो सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात का वर्ग बराबर होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के। अब त्रिभुज की भुजाएं तो हमें बहुत सारी दे रखी हैं, तो हमने से पहली उठा ली कि AB/PQ का वर्ग बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 81/121, दोनों ओर का वर्गमूल कर दो, तो AB/PQ का वर्गमूल करेंगे तो AB/PQ आ जाएगा, और 81/121 का वर्गमूल करेंगे तो √81/121 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तो हो गया AB/PQ, 81 का वर्गमूल होता है 9 और 121 का वर्गमूल होता है 11, तो हमारा आंसर आ गया है 9:11। और ये दे रखा है प्यारे बच्चों, देखो पहला अनुपात सही है। अब जरा दूसरे अनुपात पर ध्यान दो, B पे इसने लिखा है 11:9 और इसने लिखा है 9:11। तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये है पहले त्रिभुज की भुजा और ये है दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो पहले त्रिभुज की भुजा की जो वैल्यू आई है वह है 9, तो मैंने अनुपात में पहले 9 ही लिखना है। देखो AB का आंसर आया 9 और यहाँ है PQ और PQ का आंसर आया है 11। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपको भुजाओं का अनुपात बदलना नहीं है, 11:9 मत कर देना किसी भी तरीके से, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर है A, 9:11। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। देखो एक तो दिया है इसमें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह समबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है। ठीक, तो ये एक मैंने त्रिभुज मान लिया है। त्रिभुज हो गया ए बी सी। त्रिभुज का शीर्ष मैंने ए माना है, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जिसको मैंने डी लिखा है। ठीक, तो लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का, तो ये कोण बन गया मेरा 90 डिग्री का। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो लंब की माप ज्ञात करनी है, तो मुझे इसी लंब की माप ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो समबाहु त्रिभुज ए बी सी हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है, और अगर हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो एक नियम निकलता है कि वह लंब सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात हमारे पास में ये भुजा हो गई थी ए, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया a/2 और यहाँ से यहाँ तक का मान भी हो गया a/2, यानी BD भी a/2 हो गया और DC भी a/2 हो गया। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं ABD में, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस त्रिभुज में कर्ण हो गया हमारा a, तो a का स्क्वायर बराबर लंब हो गया AD। AD को मैंने x मान लिया है, तो x का स्क्वायर प्लस और आधार हो गया हमारा a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a²/2। हमें केवल x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए a/2 के वर्ग को इधर शिफ्ट कर दिया है। तो ये इधर प्लस का है, बराबर से इधर शिफ्ट होकर के माइनस का हो जाएगा। तो ये बच गया a² माइनस a²/4 बराबर x स्क्वायर। अब दोनों का हमने लघुत्तम ले लिया। 1 और 4 का लघुत्तम होता है 4, तो यहाँ इसकी इसमें गुना कर देंगे, इसकी इसमें गुना कर देंगे। तो 4 की a में गुना करेंगे तो 4a² माइनस 1 की a² में गुना करेंगे तो a² बराबर x स्क्वायर। 4a² में से a² घटाओगे तो 3a²/4 बराबर x स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल कर देंगे, तो वर्गमूल करने से इधर आ जाएगा √3a²/4। अब देखो 3 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता, तो वर्गमूल 3 जो का तो रखेंगे। a² का वर्गमूल होता है a और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो x का मान आ गया √3a/2 मात्र। तो अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारे पास में पहले वाला ही ऑप्शन दे रखा है √3/2a मात्रक, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 में दिया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले हमने एक अर्धगोला बनाया है, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक अर्धगोला है, ठीक, और इसका जो व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दे रखी है वो 1/2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो गोले की त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है त्रिज्या बराबर व्यास/2। तो व्यास दे रखा मुझे 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद में तो ये हो जाएगा 1/4, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/4। देखो कैसे करेंगे, अब आप यहाँ समझ लीजिए 1/2/2, तो इसके भी नीचे हम 1 लिखेंगे, तो अंदर अंदर वालों की गुना कर लेंगे, बाहर बाहर वालों की गुना कर लेंगे। तो 1 × 1/2 × 2, तो आंसर आ जाएगा 1/4। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो त्रिज्या हो गई 1/4। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो देखो 3 तो जो का तो रहेगा, पाई जो का तो रहेगा, r का मान हो गया 1/4 और स्क्वायर। तो देखो 3 जो का तो रह गया, पाई जो का तो रह गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में ये बी ऑप्शन आपका सही है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। अब देखो क्या कहा है, सबसे पहले हमने एक वृत्त लिया है, उस वृत्त का केंद्र हो गया O और AB एक इस पर कोई चाप है, ठीक है। ये जो चाप है ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, यानी A से O को मिला दिया और B से भी O को मिला दिया, तो ये जो कोण बना ये 60 अंश का कोण बना। और O से A इस वृत्त की त्रिज्या है, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में ये जो भाग बना
OAB ये कहलाएगा क्षेत्रफल। तो हमें इसी का ही मान निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके मान निकालने के लिए सबसे पहले हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr²। इस सूत्र को आपको याद करना है। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो आपसे ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर्मूला बनेगा θ/360 इंटू πr²। तो सबसे पहले हमने थीटा की वैल्यू पुट की है। थीटा की वैल्यू हमारे पास में 60, तो 60 अंश आ गया अपॉन 360 इंटू पाई। आर का मान दे रखा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 60 से हमने 360 को काटा 6 बार, 6 से मैंने 6 को काट दिया 6 बार, 6 से मैंने 36 को काट दिया 6 बार, तो आंसर हो गया हमारा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ऑप्शन में आपका सी पार्ट दे रखा, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में दे रखा है समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः। पहले दे रखा है कर्ण, तो कर्ण का मान होगा 7.5 सेंटीमीटर, और फिर दे रखा आधार, तो आधार का मान होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो लंब की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया है। त्रिभुज का नाम डाल दिया हमने ABC। तो जो कोण B है वो 90 अंश का है, इसी के सामने होता है हमारा कर्ण, और कर्ण का मान दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने कोण A लिया है, तो जब हम कोण A लेंगे तो ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब। तो आधार दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो आधार का मान होगा 4.5 सेंटीमीटर और लंब हमें ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारे पास में AC, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC की वैल्यू दी है 7.5 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू दी है 4.5 का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो मैंने BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC को तो इधर रखा, AC 4.5 के वर्ग को मैंने बराबर से इधर शिफ्ट किया है। तो जैसे बराबर से इधर शिफ्ट करूँगा ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा देखो A² माइनस B²। तो A² माइनस B² हमारे पास बना है, तो हमें इसका ही फॉर्मूला लगाना है A प्लस B और A माइनस B। तो A² माइनस B² का सूत्र हो गया ये। तो हमने यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, तो A हमारा 7.5 हो गया, B हो गया 4.5। तो 7.5 में पहले मैंने 4.5 को जोड़ा, फिर 7.5 में से मैंने 4.5 को घटाया, तो बराबर B² जोड़ा तो हो गया। जैसे हम 7.5 में 4.5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 7.5 में से 4.5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा बराबर BC²। तो 12 की 3 में गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, BC² बराबर 36, तो BC बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लंब है वो आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर हमारा B ऑप्शन लेकर के आया है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक समबाहु त्रिभुज। पहले क्वेश्चन में भी एक में समबाहु त्रिभुज दिया गया था, यहाँ भी समबाहु त्रिभुज ही दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। CAB, ये भुजा और ये भुजा आपस में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये कहलाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। भुजा में भुजा AB, एक भुजा हमें AB दे रखी है की माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है एक ऐसी भुजा जो मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है, माध्यिका कहलाती है। तो जो AB है, AB का मध्य बिंदु हो गया D, तो D AB का मध्य बिंदु है। D जो है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जो CD होगी वो हो जाएगी माध्यिका। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि ये सारी त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो हमें CD के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास में CD है, हमें इसके स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज CAD में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। पाइथागोरस थ्योरम होगी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारे पास में AC, तो AC का वर्ग पहले लिया मैंने आधार यानी AD का वर्ग, और फिर लिया लंब का मतलब DC का वर्ग।
या सी डी का वर्ग। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जो ए सी है, क्योंकि ये एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी। ए सी ही किसके बराबर होगी, ए बी के, और ए बी ही किसके बराबर होगी, बी सी के। ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनो, जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन में जो दे रखा है ए बी की फॉर्म में दे रखा है, तो जितने भी हमारे पास में ये वेरिएबल हैं इन्हें सबको हमें ए बी की फॉर्म में ही बदल लेना है। तो ए सी का भी मान मैंने ए बी रख दिया। देखो ए सी किसके बराबर है, ए बी के। ठीक, तो यहाँ ए सी की जगह मैंने ए बी पुट किया है बराबर। ए डी का मान जो है, ए डी हमारा है मिड पॉइंट है डी ए बी का, तो इसलिए जो ए डी होगा वो ए बी का आधा होगा। तो जहाँ ए डी है वहाँ मैंने ए बी बटे 2 रख दिया है, और प्लस सी डी स्क्वायर जो कहते हो, क्योंकि हमें सी डी स्क्वायर की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ हो गया ए बी स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस सी डी का स्क्वायर। अब हमें सी डी की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको मैं बराबर से इधर शिफ्ट कर देता हूँ। बराबर से इधर शिफ्ट कर करके ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की। तो यहाँ बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 बराबर सी डी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर सी डी स्क्वायर। 4 में से ये घटाऊँगा तो 3 ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर सी डी स्क्वायर। क्योंकि हमें सी डी स्क्वायर का ही मान ज्ञात करना था, इसलिए हम दोनों ओर का वर्गमूल नहीं करेंगे। तो सी डी स्क्वायर का मान आ गया 3 ए बी स्क्वायर बटे 4, और ये ऑप्शन में बी ऑप्शन दे रखा है, और बी ऑप्शन ही आपका सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में दिया गया है 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य, यानी हमारे पास में 12 व्यक्ति हैं, उनके जो भार है, भार का मतलब किसी का वजन कुछ होगा, किसी का वजन कुछ होगा और किसी का वजन कुछ होगा, और उन सब का जो समांतर माध्य है वह है 45.6 किलोग्राम। तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, केवल सूत्र पर आधारित है। सूत्र होता है, सबसे पहले हमने लिख लिया सूत्र कि समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक, तो समांतर माध्य दे दिया हमारे पास 45.6, तो समांतर माध्य की जगह तो मैंने 45.6 रख दिया है, फिर बराबर रख दिया है। ठीक, फिर सभी पदों का योगफल, योगफल तो मैंने पूछा गया है, तो मैंने इस सभी पदों के योगफल में से केवल पदों का योगफल लिख लिया है। ठीक, और पदों की संख्या है मेरे पास में 12। फिर उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो योगफल की अगर 1 में गुना करूँगा तो योगफल ही आ जाएगा, और इसकी गुना करूँगा 45.6 की 12 में, तो आंसर आ जाएगा 547.2 किलोग्राम। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखो 16 भी इसी सूत्र पर आधारित है, तो दोनों 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 दोनों एक ही प्रश्न है, बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक ही सूत्र पर आधारित हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3, 4, 6 और x। हमारे पास में 4 पद हैं, 1, 2, 3, 4, और इनका समांतर माध्य 5 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सूत्र तो मैंने ऊपर लिख दिया है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो सभी पद है हमारे पास में 3, 4, 6 और x, तो इन सब का तो योगफल आ जाएगा 3 + 4 + 6 + x। पदों की संख्या है 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, और इन सब का समांतर माध्य दे दिया 5। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, 5 को जो का तो रखा, बराबर जो का तो रखा, 3 और 4 7 और 6 13, 13 + x बटे 4 आ गया है। ठीक, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, जब आप इसे सब को जोड़ते हैं तो बराबर 13x लिख देते हैं, 13x। तो ये ध्यान रखना कैसे कैसे जुड़ता है, ये संख्या है और ये वेरिएबल है। संख्या और वेरिएबल कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो इसका मान कभी भी 13x नहीं आएगा, 13 अलग होगा और x अलग होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दोनों की ब्रज गुना करते हैं। 4 की गुना करते हैं हम 5 में, तो 4 पंजे 20, और 13 की गुना करते हैं हम 1 की गुना करते हैं 13 + x में, तो 13 + x ही रहेगा। हमें x का मान निकालना है, इसलिए 13 को बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ जाएगा 20 - 13, और 20 में से 13 घटाएंगे तो 7। तो हमारा ऑप्शन जो है 7 आया है, 7 है हमारा ऑप्शन बेटा सी। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है द्विघात समीकरण दे रखी है, लेकिन द्विघात समीकरण दे रखी है x माइनस 1/x बराबर 1, हमें इसका विविक्त कर ज्ञात करना है। तो ये जो द्विघात समीकरण होती है इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ये व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, लेकिन इसने लिखा है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर x, यानी ये व्यापक रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे व्यापक रूप में लिखेंगे। तो हमने इसे सोल्व करना शुरू किया। x माइनस 1/x का हमने लघुत्तम ले लिया x, तो x की गुना x में करेंगे तो x², 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1, और बीच का माइनस है तो माइनस जो का तो रहेगा, बराबर आ गया 1। ठीक, फिर 1/, करेंगे और फिर वर्ज गुना करेंगे। x² माइनस 1 की गुना करेंगे 1 में तो x² माइनस 1 रहेगा, बराबर जो का तो रहेगा। x की गुना करेंगे 1 में तो x आ जाएगा। अब मैंने इस x को बराबर से इधर शिफ्ट किया है तो x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारे पास में द्विघात समीकरण का रूप आ गया है। अब इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a क्या है, x² का गुणांक, यहाँ x² का गुणांक है 1, तो a का मान आ गया 1। यहाँ b है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक है माइनस का 1, तो b का मान आ गया माइनस का 1। यहाँ है c है हमारे पास में कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट का मान है -1, तो c का मान आ गया -1। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब विविक्त कर निकालते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का, तो हमें b² माइनस 4ac का मान निकालना होता है। तो b² माइनस 4ac का मान आ जाएगा, b का मान डाल दिया -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान डाल दिया 1, c का मान डाल दिया -1, तो -1 का स्क्वायर होगा +1, माइनस की माइनस में गुना करूँगा प्लस, और 4 एकम 4 एकम 4 4 आ गया, तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 5, यानी विविक्त कर आ गया हमारा 5। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 5 कौन सा सही है, 2 3 4 5, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 में कहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यानी हमारे पास में एक आयताकार खेत दे रखा है। आयताकार खेत है हमारे पास में ABCD, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 30 मीटर स्क्वायर है। यदि खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो ये तो होती है चौड़ाई और ये होती है लंबाई। तो चौड़ाई को अगर मैंने x मान लिया है तो लंबाई मेरे पास में x + 1 होगी। ठीक है, उसने कहा है क्वेश्चन में कि लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो 1 मीटर अधिक का मतलब अगर ये x है तो ये होगी x + 1। ठीक, तो हमें द्विघात समीकरण को बताना है, द्विघात समीकरण कौन सी बनेगी। तो सॉल्यूशन लेकर के चलते हैं। खेत का क्षेत्रफल देखा 30 मीटर स्क्वायर, खेत है हमारे पास में आयताकार, और आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो सबसे पहले मैंने लंबाई की वैल्यू डाल दी, लंबाई होगी x + 1 गुना चौड़ाई की वैल्यू डाल दी, x बराबर होगा 30। x की गुना हम x में भी करेंगे, x की गुना हम 1 में भी करेंगे। तो पहले x की गुना हम x में करते हैं, तो x की गुना x में करेंगे x², फिर प्लस x की गुना हम 1 में करेंगे, x बराबर 30। 30 को बराबर से इधर शिफ्ट कर दिया तो हो गया x² + x माइनस 30 बराबर 0। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा आंसर है। ये तो है x² + x + 30, ये नहीं होने का। x² माइनस x + 30, ये नहीं होने का। x² + x माइनस 30 बराबर 0, तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका क्रम से, देखो माध्य का मान तो ये दे रखा है 26.1 और माध्यिका का मान दे रखा है 25.8, तो हमें बहुलक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध लिखेंगे। और याद रखना कभी कभी एग्जाम में ये संबंध भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये संबंध भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल दिया है। तो सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुना समांतर माध्य। तो सबसे पहले 3 माध्यिका की वैल्यू डाल दी बराबर बहुलक की वैल्यू डाल दी प्लस 2 गुना माध्य की वैल्यू डाल दी। अब 3 की गुना हम 25.8 में करेंगे तो 77.4 आ गया। 26.1 की गुना मैं 2 में करूँगा तो 52.2 आ गया, और मैं बराबर से इधर ले गया हूँ, तो ये प्लस का है, बराबर से इधर जाएगा माइनस का, बराबर बहुलक।
दोनों को घटाएंगे तो 25.2 आ जाएगा। तो बहुलक आ गया हमारा 25.2 और जो यही हमारा आंसर होगा। और इसमें जो सी ऑप्शन है वो 25.2 ही दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। अब इसके हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, संचय बारंबारता, वर्गांतराल, ठीक है, और चौथा है बहुलक। तो अगर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, एक तो होती है माध्य, एक होती है माध्यिका और एक होती है बहुलक, तो इन तीनों में से केवल बहुलक ही इसमें दिया गया है, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो 20 क्वेश्चन दे रखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और यकीन मानिएगा इस बार बोर्ड में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।